किड्स, हाँ फुल हिंदी वालों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 वाह रे हमदर्द। ये एक व्यंग है। व्यंग मतलब जैसे हम किसी को टोंट मारते हैं ना कि बहुत होशियार बनता है, बहुत स्कॉलर बनता है, वैसे टाइप का एक व्यंग है। इसके रचयिता है घनश्याम अग्रवाल। ऑडियो के अंदर मैं आप लोगों को होमवर्क भी सेंड करने वाली हूँ, हाफ हिंदी वालों को भी किया है। तो लेक्चर खत्म होने के बाद मेरे को वो होमवर्क आज ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने कंप्लेन की थी कि आप लोग वीडियो ऑडियो जो भी है उसी टाइम नहीं देखते हो। तो अभी डेली ऐसा ही होने वाला है, ऑडियो या वीडियो जो भी हम लोग सेंड करेंगे उसके अंदर होमवर्क भी होगा और आप लोगों को उसी दिन सेंड करना है। तनिष्का, आपका होमवर्क नहीं आया था मुझे, और भी है यश, और हाँ फुल हिंदी वालों में से तो ये दो ही जन हो। तो आप लोग, और सुनील, आप तो होमवर्क भेज ही नहीं रहे हो कुछ, और सिद्धि तो गायब ही हो गई है। तो फुल हिंदी वालों में तनिष्का, यश और सुनील, तीनों लोगों का होमवर्क नहीं आया मुझे कल साइंस का। अभी स्टार्ट करते हैं वाह रे हमदर्द। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, अब जो राइटर है घनश्याम अग्रवाल, पूंजीवादी मतलब जो बिजनेसमैन है जिनके पास बहुत पैसे हैं, तो समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, उसके ऊपर भाषण सुनकर लौट रहा था। मतलब ये भाषण क्या होता है कि अमीर लोग किस तरह से समाज को खराब कर रहे हैं या जो गरीब लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं, वैसे टाइप का। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आ गया। तो अभी अमीर लोग पूरा समाज खराब कर रहे हैं, ये भाषण सुन के ना राइटर को एकदम जोश आ गया। तो उन्होंने क्या किया, अपनी साइकिल पूरे जोश में चालू की, और कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। अभी हुआ क्या, यहाँ पे राइटर की साइकिल जा रही है, मतलब ये एक मिडिल क्लास इंसान है, उसकी वो अपनी साइकिल पर है और उसको गुस्सा आ रहा है कि ये पूंजीवादी लोग, जो ये पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने हमको हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है। तो जो कार है, जो पूंजीवादी है उसका प्रतीक है, जो कार है उसको शायद गुस्सा ज्यादा आ गया होगा, साइकिल की और कार की टक्कर हो गई। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। घृणा मतलब गुस्से की नजरों से कि शी ये कार है, वो फिर कार ने भी देखा शी ये साइकिल है, दोनों को गुस्सा आया, दोनों भिड़ गए। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। तभी राइटर को फिर लगा कि यार मुझे क्या करना था पैसे वालों से या समाजवाद से। हुआ क्या, मेरी टांग टूट गई। अब कार से साइकिल टकराएगी तो कार का तो कुछ नहीं जाने वाला, साइकिल गिरी, राइटर की टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। तो अभी ऑब्वियसली एक्सीडेंट हुआ तो बहुत सारे लोग आते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब आंख खुली, राइटर बेहोश हो चुका था, तो जब आंख खुली तो अपने आप को कहां पर पाया उसने, एक बिस्तर पर। आजू बाजू बहुत सारे परिचित और अपरिचित लोग थे, मतलब कुछ जान पहचान वाले थे, कुछ अनजान लोग थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराते हुए कहा, मैं कहाँ हूं? ये तो हर सीरियल का डायलॉग है, जब भी इंसान बेहोश होता है सबसे पहले यही सवाल पूछता है, मैं कहाँ हूं? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में, सार्वजनिक मतलब पब्लिक हॉस्पिटल में, सॉरी म्युनिसिपल हॉस्पिटल में। आपका एक्सीडेंट हो गया है, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो आदमी है, कौन है वो नहीं पता अभी, उसने जवाब दिया कि एक म्युनिसिपल हॉस्पिटल में है, प्राइवेट वार्ड है, उसमें है, आपका एक्सीडेंट हो गया था, एक पैर में फ्रैक्चर हो गया। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने पर वह इसीलिए रुका हुआ था। तो जैसे ही राइटर ने पूछा, उसने इतना फटाफट जवाब दिया कि राइटर को लगा कि मेरा होश आने का ही वेट कर रहा था कि फटाफट आंसर दे दे। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ, मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत है और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटकी है। जब फ्रैक्चर हो जाता था ना, तो पहले क्या करते थे, टांग को ऊपर लटकाते हैं, मतलब पैर को ऊपर लटकाते हैं और उस पैर के यहाँ पर रेती का थैला बांध देते हैं सपोर्ट देने के लिए, ताकि वो बैलेंस में रहे। तो दूसरी टांग जो है वो रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटकी हुई है। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना। अभी ये राइटर है तो बहुत सारे मुहावरे यूज करते ही हिंदी के राइटर्स, तो अभी एक नया मुहावरा इन्होंने गढ़ा, टांग का टूटना। एक्चुअली कोई मुहावरा नहीं होता ये, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। तो इन्होंने मुहावरा बनाया कि टांग का टूटना मतलब होता है कुछ दिन आपको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही काप क्या, अब म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसा सुनते ही दिमाग में आता है शी यार किस तरह का हॉस्पिटल होगा। अस्पताल वैसे भी खतरनाक शब्द है और उसके ऊपर भी सार्वजनिक यानी पब्लिक हॉस्पिटल चिपका दो तो समझो कि आत्मा से परमात्मा के विलन होने का समय आ गया। आत्मा से परमात्मा मतलब मरने का समय आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वैसे ही बदनाम होते हैं कि वो लोग कुछ भी कर देते हैं। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग का टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। तो अभी राइटर को लगा कि यार टांग टूटी वो तो ठीक है, तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे सार्वजनिक अस्पताल में क्यों भर्ती करवाया, पब्लिक हॉस्पिटल में क्यों भर्ती करवा दिया।
टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। अब इसको टेंशन ये है कि चलो एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता ना तो टाइम होता कि इतने से इतने बजे तक ही आ सकते हैं, लेकिन जो म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल या जो प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल होता है उसमें कोई टाइम ही नहीं होता है, कोई भी कभी भी उठ के आ रहा है। तो अभी राइटर को टेंशन ये आ गया कि अभी ये लोग सब मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी तो इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाए। अभी बहुत सारे जो होते हैं, जब कोई इंसान बीमार होता है या हॉस्पिटल में होता है तो पता है ना, चलो देख के आते हैं, लेकिन मरीज को उस वक्त जरूरत होती है आराम की और हम जा जाके परेशान करते हैं। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर ही आकर तकलीफ दे सकते हो। जनरल वार्ड में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं या पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, जनरल वार्ड जो होता है उसमें एक टाइमिंग होता है कि आप शाम को इतने टाइम के बाद नहीं आ सकते, लेकिन प्राइवेट वार्ड में तो कोई टाइम ही नहीं है। ये तो खुला निमंत्रण है कि आओ भाई, मित्रों परिचितों सब आओ मुझे, और जितनी देर चाहिए उतना रुको, यहाँ पे समय का कोई बंधन नहीं है, आप अपने सारे बदले लेने का सही वक्त है। तो अभी राइटर को लग रहा है कि जितने भी लोग मुझसे मिलने आएंगे किसी भी टाइम पे उठ के आ जाएंगे, मैं सोऊंगा मेरे को परेशान कर देंगे, कभी भी उठ के आ जाएंगे। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। अब राइटर, ये सब चीजें ना आपको हंसाने के लिए लिखी गई है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। व्यंग है, व्यंग होता है जो टोंट मारते हैं। तो अभी राइटर को ऐसा लग रहा है कि यार मिलने वाले आएंगे, तो लग रहा है मेरी दूसरी टांग भी गई काम से। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले, अभी यहाँ पे लिस्ट है पूरी कि कौन कौन मिलने आता है, और ये आपको इसमें पूछेंगे संजाल में। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वो लोग आए जिनकी टांग या कुछ टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। जब रिश्तेदारी में होता है ना कि वो हमसे मिलने आया तो भी हमको भी उनसे मिलने जाना पड़ेगा। जैसे शादी में बोलते हैं ना, हम इसकी शादी में नहीं जाएंगे तो हमारी शादी में कौन आएगा, तो वैसे ही टाइप में राइटर से सबसे पहले मिलने के लिए कौन आया, वो लोग जिनकी कभी टांग टूटी हो या कुछ भी हुआ हो, राइटर उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और मेरा एहसान चुका दे। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। तो अभी राइटर को ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो मिलने वाले हैं ना, वो इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं ना कि भाई हमें भी, हमारी भी टांग टूटी थी, हमको भी मालूम है कैसा दर्द होता है, क्या होता है, तुम भी मिलने आए थे, तो हम भी आज एहसान चुका रहे हैं, और ये वक्त तो सबका आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, और थोड़ा बहुत अगर सो भी जाए तो कोई ना कोई मिलने आ जाता है। खास करके वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, औपचारिकता ना फॉर्मेलिटी, कि भाई देखने जाना है नहीं तो कल को क्या बोलेंगे। उन्हें मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती है, ये सिर्फ सूरत दिखाने के लिए आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख ही नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए, मतलब ऑफिस जो जहां पर राइटर काम करता था वहां के एक ऑफिसर आए। मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने के लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। तो ये फॉर्मेलिटी निभाना होता है ना कि अगर मैं मिलने आया तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं सिर्फ बताने आया कि आप जब बीमार थे ना तो मैं मिलने आया था, मैंने अपनी तरफ से ये वाला किया था। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। तो जब मेरी आंख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। ये अच्छा है, तो पेशेंट सो रहा है, उसको जगाया, ये देखना चाहिए कि भाई मैं मिलने आया हूँ। और जब वो आंख नहीं खोली राइटर ने, तो वो टूटा हुआ हिस्सा उसको दबाना शुरू किया, तो दर्द के मारे तो आंख खोलना ही पड़ेगा। तो अभी वो जो बड़े बाबू है उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, कहिए अब दर्द कैसा है। तो अभी आप टूटे हुए टांग को दबा रहे हो और उसके बाद पूछते हो कि दर्द कैसा है, दर्द ही तो कर रहा था। अब मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, जो आजू बाजू वाले होते हैं वो अपने अपने टाइम के हिसाब से आते हैं। तो अभी यहाँ पर एक सोना बाई है, अपने 4 बच्चों के साथ आ गई। तो अभी राइटर को टेंशन आ गया कि तो बच्चे तो वैसे ही परेशान करने वाले थे, आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका आनंद कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा कि ये देखो बंदर। तो चारों बच्चों को दिखाकर वो ऐसे बोल रही कि ये देखो अंकल ऐसे लेटे हुए। तो बच्चे तो एकदम खुश हो गए, बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज से मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चारों बच्चों ने उधम मचाना शुरू कर दिया। एक लड़की, पहले तो सोनाबाई ने उसको ऐसे दिखाया राइटर को कि जैसे हम बच्चों को दिखाया वो देखो बंदर, वैसे ही दिखाया कि ये देखो चाचा जी लेटे हुए। उसके बाद बच्चों ने क्या किया, छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस कर रही है। फिर जो एक लड़का है उनका, वो जो थैली लगी थी उस पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा है मार मार कर। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा नहीं समझो बीमारी गई। तो जनरली हम लोग ऐसे बातें बोलते हैं, आप मतलब कि ये हो गया तो चलो शगुन हो गया, अच्छा हुआ। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, ये कहकर कि फिर आएगी, और राइटर अंदर तक कांप गया कि ये फिर से आएगी अपने 4 बच्चों को लेकर।
फिर कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं। औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटी, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। तो अभी यहाँ पे जो तीसरा इंसान आ रहा है, ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़कर रोने लग गया और इतना रोया जैसे पता नहीं क्या हो गया। हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल से कहा कि मुझे जो हुआ, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या हो गया। वो थोड़ी देर मेरी छाती पर ऐसे ही मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर जब रोना कम हुआ तो उसने गर्दन हिलाई और पूछा, माफ़ करना मैं गलत कमरे में आ गया। मतलब ये रिश्तेदार ऐसा था कि उसको पता भी नहीं है कि कौन कहाँ है, बस उसको रोना था वहाँ पर, ये बताने के लिए कि मैं तो बहुत दुखी हूँ आपके लिए। तो फिर उसने बड़बड़ाना शुरू किया कि आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं, मैं तो गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। तो वो माफ़ी मांगकर चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि वो उस प्रकार रोता देख पत्नी को तो बहुत अच्छा लगा कि यार कोई करीबी रिश्तेदार है। तो उसने क्या किया था, टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। हमदर्दी जताने वाले वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर के एक कवि है श्री लंपकानंद, उनकी बेतुकी कविताओं ने सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग जाता हूँ, लेकिन क्योंकि वो कविताएं सुनाने बैठ जाएंगे, 10-20 कविताएं पिला देंगे मुझे। लेकिन उस दिन वो बगल में झोला दबाए आ गए, और अभी हालात ऐसे है कि आप हॉस्पिटल में हो तो अब जा भी नहीं सकते हो। तो मैं तो पिछले 4-5 दिनों में कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था तो मिलने नहीं आ पाया। अभी वो जो कवि आए हैं वो बोल रहे हैं, सच कहता हूँ कसम से मैं आपके बारे में सोचता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में एक कविता लिखी। असम की राजधानी है शिलांग, असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। अब ये राइटर है, इसने कविता लिखी, इसीलिए राइटर इनसे दूर भागता था। ऐसी कविताएं कौन सुनेगा। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कैसी लगी कविता, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविता सुनने का वादा करके बहुत मुश्किल से विदाई ली। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो तोड़ देना, लेकिन मेरा कोई भी परिचित ना हो, कोई भी, मतलब वहां पर तोड़ना जहां पर मेरा कोई परिचित आ ही नहीं सके, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाला। तो इस पूरे चैप्टर में क्या था कि किस तरह से मरीज को परेशान करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं और किस तरह से हमदर्दी जताते हैं और क्या क्या सिचुएशंस होती है, उसको एक हंसी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया था राइटर ने। अब आता है आपका होमवर्क। तो होमवर्क में फर्स्ट तो आपको लिखना है एक विज्ञापन। इसके लिए एटीएम मशीन के लिए एक वॉचमैन की ज़रूरत है, गार्ड की ज़रूरत है, तो उसका एक ऐड बनाना है आपको। एडवर्टाइजमेंट में आपको एटीएम मशीन का छोटा सा आप फोटो बना सकते हो, फिर ज़रूरत है एक वॉचमैन की, एक गार्ड की, फिर उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो सब लिखकर एक एडवर्टाइजमेंट ट्राई करके देना। और ये होमवर्क सबको करना है। मैं अभी हर लेक्चर में आपको इसी तरह से होमवर्क देने वाली हूँ। जब ऑडियो वीडियो जो भी है वो क्लियरली सुनो और होमवर्क सेंड करो। इसके अलावा मैं आपको दे रही हूँ अव्यय आप लोग ने 9th में भी पढ़े होंगे। अव्यय वो होते हैं जिनका कभी भी कोई भी मीनिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग वगैरह की वजह से कभी चेंज नहीं होता। जैसे वो मुझसे दूर खड़ा था, वो मुझसे दूर खड़ी थी। जो दूर वर्ड है ना, खड़ा था खड़ी थी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दूर दूर ही रहने वाला है। तो कुछ अव्यय है जिनका आपको वाक्यों में प्रयोग करके देना है। पहला है परंतु, दूसरा है के समान, तीसरा है धीरे धीरे और चौथा है इसलिए। एक बार वापस बोल रही हूँ, परंतु, के समान, धीरे धीरे, इसलिए। इन 4 अवयवों का वाक्यों में प्रयोग करके देना है। तो जो चौथा चैप्टर अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है मन, जिसको लिखा है विकास परिहार ने। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जब सुबह होने वाली होती है ना तो अंधेरा बहुत ज़्यादा घना होता है। आपने अगर 3-4 साढ़े 4 बजे देखा होगा तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तो जब प्रकाश आने वाला होता है, जब सुबह होने वाली होती है तो अंधेरा बहुत घना होता है। तो राइटर यहाँ पे बोलना चाहता है कि जब हमको लगता है कि परेशानियाँ बहुत बढ़ गई है ना, जब बहुत प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है, बहुत अंधकार होता है, तो थोड़े ही दिन में प्रकाश फूटने ही वाला है, हमें उन परिस्थितियों का हल मिलने ही वाला है। तो थोड़ा ही हमको और सहन करना है। जब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है तो बस थोड़ी सी सहन करें। जब तकलीफ बढ़ जाती है तो तकलीफें खत्म होने वाली है। आपको जीवन में काम करते जाना है, पाने की नहीं सोचना है। पूरा जीवन हमको सिर्फ कर्म करना है। कभी भी ये मत सोचो कि इन सब से हमको मिलेगा क्या, रिजल्ट की और इन सब की टेंशन मत लो, सिर्फ अपना 100% दो। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन।
तो ये जो जीवन की नैया है वो ये मझधार में डोल रही है, मतलब हमको नहीं पता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस मझधार से हमको कौन संभालेगा, कौन हमें यहाँ से पार लगाएगा, हमें खुद ही करना है। फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आता है। फागुन मतलब होली का महीना। तो इस समय उल्लास, उमंग, सब खुशी होती है। हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताएं, परेशानियां सब भूल कर इस बसंत के मौसम को एंजॉय करना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच जो गुलाब खिलता है, कांटों के बीच हमेशा हंसते मुस्कुराते रहता है, तो वो हमको प्रेरणा देता है कि भले ही कितनी परेशानियां हो हमको घबराना नहीं चाहिए। कांटे मतलब परेशानियां, और उन परेशानियों के बीच भी वो गुलाब खिलता रहता है, हंसता रहता है, तो वो हमको ये प्रेरणा देता है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। जब नेत्रों में, आंखों में बहुत आंसू आते हैं ना, तो हमारे मन की जितनी भी कुंठा है, मन का जितना भी दुख है, वो आंसू के द्वारा निकल जाता है बाहर। हमको बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। तो ये जो आंखों का जल होता है, जो आंसू होते हैं, वो खारे होते हैं। तो खारे जल से हमारा सब मन संपूर्ण विषाद धुल गया, एकदम अच्छा हो गया और मन एकदम पावन हो गया। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। तो प्रत्येक मनुष्य में ना बहुत सारी परेशानियां हैं। मृत्यु को जीना मतलब परेशानियां हैं, चिंताएं हैं। ऐसे में जीवन से हम लोग को डटकर सामना करना है। हमारी जीने की जो इच्छा होती है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन परेशानियों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मन की जीने की इच्छा है। जिजीविषा को बोलते हैं जीने की इच्छा। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। वैसे ही जब हमारा मन बहुत ज्यादा दुखी होता है ना, जब बहुत पीड़ा होती है, तब हमारी आंखों से आंसू निकलना शुरू होते हैं। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। जैसे रेल की जो पटरियां होती है वो पैरेलल लाइन में साथ साथ चलती रहती है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बात नहीं करती है। तो एक दूसरे से बिना बात किए भी हम साथी बनकर रह सकते हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। सितारे आकाश का श्रृंगार होते हैं, और जब वो बादलों की ओट में, मतलब बादल के पीछे छिप जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरा आकाश सूना हो गया। जैसे जीवन के हमारे जो महत्वपूर्ण इंसान होते हैं, जब हमारे साथ नहीं होते हैं तो हमको लगता है कि यार हमारा पूरा जीवन व्यर्थ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तो कवि ने बोला है कि जिन गीतों को स्वर देते हैं आप, या जिनकी भी रचनाएं हम लोग करते हैं, वो अमर हो जाते हैं। कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती है, वह जिन गीतों को स्वर देता है वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। तो जिन गीतों को कवि स्वर देता है या जिनको वो लिखता है, वो अमर गीत बन जाते हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में बहुत सारा पानी है लेकिन वो खारा है, तो मछली उस सागर में रहकर भी प्यासी रहती है क्योंकि वो पानी पीने लायक नहीं है। उसी प्रकार अगर कोई धनवान व्यक्ति है और किसी जरूरतमंद की हेल्प नहीं कर सकता है, तो उसका पैसा सब वेस्ट है, क्योंकि उसमें बड़प्पन नहीं है, दूसरों की हेल्प नहीं कर सकता वो। तो ये पोइट्री थोड़ी बहुत समझी होगी, थोड़ी नहीं समझी होगी, मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बार वापस रिवाइज करवा दूंगी।